हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि 26 फरवरी 2023 को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आ रहे हैं। और इसमें दोस्तों मैं आपको कराने वाला हूँ 2012 से लेकर के 2020 के बीच जितने भी पेपर हुए हैं छत्तीसगढ़ प्रीवियस ईयर के, छत्तीसगढ़ जुडिशरी के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, उन सभी पेपर को मैं आपके सामने एक एक पेपर ला करके मैं आपको कराने वाला हूं। दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों के साथ साथ ये भी डील करने वाला हूं जो कि छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड है, जो 1959 का है, इसको भी मैं आप लोगों के सामने डील करूंगा। साथ साथ से छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 है, इसका भी मैं एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। साथ साथ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट जो 1915 का है, इसको भी मैं लेके आऊँगा। और साथ साथ इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है, जो कि 2020 में अमेंडमेंट किया गया, उसको भी मैं आपके साथ लेके आऊँगा। फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है जो कि 1963 का, इसको भी मैं आप लोगों के लिए इसका भी एमसीक्यू लेकर के आऊँगा। अगर पॉसिबल होगा मेरे लिए, अगर टाइम बचता है, तो मैं आपके लिए एक इसका फुल लेंथ वीडियो भी मैं लेकर के आऊँगा, जिससे कि आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ऐड करके इसको समझाया जा सकता है। साथ साथ मैं आप लोगों के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी लेकर के आऊँगा, और रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1908 का है, उसको भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और जो लास्ट में बच रहा है हमारे छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो कोर्ट फीस एक्ट है, जो कि 1817 का है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को मैं अपने अलग अलग सेशन में, अलग अलग वीडियो में इन सभी चीज़ों को आपके लिए लेकर आऊँगा। दोस्तों, आप लोगों को अभी पता चला है कि यूपी जुडिशरी का एग्जामिनेशन हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने यूपी जुडिशरी का एग्जामिनेशन दिए होंगे, और साथ साथ में आपका पेपर भी अच्छा गया। और दोस्तों, अभी कट ऑफ जारी नहीं किया गया है, जो कि ऑफिशियली कट ऑफ की बात की जा रही है, वो ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है। अभी जो भी एक्सपेक्टेशन है, आप लोग एक्सपेक्टेशन को देखते हुए आप लोग अपना, अगर लगता है जिसको कि हाँ मेरा क्या सही है, तो अगर आपको लगता है कि आपको मेन की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आप मेन की प्रिपरेशन करें। लेकिन अगर मेरा एक और सजेशन है आप लोगों से, अगर वो मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो और अच्छी बात है। अगर आपने छत्तीसगढ़ जुडिशरी का फॉर्म फिल किया है, तो आपको एग्जामिनेशन देना चाहिए, और उसके लिए आप बस उसमें से बस 26 तारीख तक आप लोग डेट निकाल लीजिए। और 26 तारीख के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने जो प्री का एग्जामिनेशन दिया है यूपी पीसीएसजे का, उसमें मेरा मेन कवर हो रहा है, तो आप फिर लग जाइए मेन एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा वहाँ पे। दोस्तों, बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, तो दोस्तों हमारे आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जैसे ही जाएंगे, वहाँ पे लॉ विथ रोनित ग्रुप सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मैं पेपर लेके आया हूँ, ये आज हिंदी में हमको पेपर मिला। दोस्तों, इंग्लिश का इसका वर्जन हमको नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग प्लीज़ इसको बस समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 100 होते हैं, और 2 घंटे का इसमें पर्याप्त समय आपको दिया जाता है। जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी का पेपर होगा, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, मैं यहाँ पे आपको एक बार और क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक पेपर होगा, और वो भी 100 नंबर का पेपर होगा, और 2 घंटे इसमें आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितना आसान है। 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, और मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताने के लिए नहीं है, मैं यहाँ पे एनालिसिस कराने के लिए आया हूँ कि हाँ देखिए किस प्रकार से छत्तीसगढ़ जुडिशरी अपना क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से वो क्वेश्चन को उठा रहा है, किस किस जगह से क्वेश्चन को उठा रहा है। तो दोस्तों, बिना देर के हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि ये पेपर जो मैंने लिया है 2012 का ये पेपर लिया है। इसी तरह मैं 2012 से लेकर के 2020 के बीच में जितने भी पेपर हुए, सबको एक एक कर करके मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। आप लोग देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन से संबंधित है। अब देखिए कितना नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया है कि हाँ इसके लिए कौन है, पर्यावरण से रिलेटेड कौन है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वो सबको पता है कि आर्टिकल नंबर 48A में इसके बारे में बात किया गया है, और जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें 51 क के अंतर्गत ये बात किया गया है। तो आप यहाँ से दोनों चीज़ों को देख सकते हैं कि हाँ किस प्रकार से ये बातें किया गया है। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लिया। बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड किस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उससे कितने क्वेश्चन पूछे हैं, और उसके बाद से जो कोर्ट फीस एक्ट है उससे कितना पूछे हैं, जो रेंट कंट्रोल एक्ट है, सबको आपको देख करके एनालिसिस कर लेंगे कि हाँ एक हमारा जो एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे किसका वेटेज कितना है। उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हमको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि हम लोगों ने अभी यूपी पीसीएस देखा है, वहाँ पे क्वेश्चन एकदम विपरीत पूछा। वहाँ पे पूरा इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया। जिन्होंने इंडेक्स नहीं पढ़ा था उसके लिए वो दिक्कत क्वेश्चन वहाँ पे कर रहा था, और जिसने इंडेक्स को अच्छे से पढ़ा था, जैसे कि मैं बता भी सकता हूँ, रिव्यू के लिए आप लोग हमारा चैनल वॉच कर सकते
सकते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आईपीसी का मैंने इंडेक्स बेस्ड पूरा करवाया था, सीआरपीसी का मैंने इंडेक्स बेस्ड करवाया था, साथ साथ मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का भी मैंने करवाया था, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी करवाया था, इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो दोस्तों इस तरह से मैंने वहाँ पे कराया था अपने प्रीवियस सेशन में, जिसमें कि मैं यूपी पीसीएसजे का जब करा रहा था। इसी तरह मैं इसके लिए भी सब इंडेक्स बेस्ड लेके आऊँगा, क्योंकि अब एग्जामिनर का जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। वो कहीं ना कहीं इंडेक्स आपसे पूछना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आपके पास मेमोरी पावर कितना है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में समावेदन किया जा सकता है। अब किसके अंतर्गत ये किया जा सकता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए किया जा सकता है। कभी भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में अपने रिट को लगाते हैं तो, और उसके बाद से किस में रिट लगा सकते हैं? जो हमारा फंडामेंटल राइट दिया है, जो पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो हम उसी को लगाने के लिए, उसी को पाने के लिए तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। अगर हमारा कोई वायलेट कर रहा है तो हम डीपीएसपी के वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो नहीं जा सकते। अगर हमारा फंडामेंटल राइट कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई कर्टेल कर रहा है तो हम के लिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज हाई कोर्ट हम जा सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे पूछा जा रहा है, यही क्वेश्चन आया था 2012 में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए ये क्या है, ये किस प्रकार का राइट है? तो एक मूल कर्तव्य है। ये जब हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसमें बताया गया है कि भारत के जितने भी संपत्ति हैं वो सब हमारी संपत्ति है। जो राज्य की संपत्ति होती है वो इनडायरेक्टली जनता की संपत्ति होती है, और हमें किसी भी प्रकार के किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं करना चाहिए। देखिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बस लेवल के क्वेश्चन, आप लेवल को अंडरस्टैंडिंग करिए कि हाँ ये क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ रहा है तो इसका फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ हमारा डीपीएसपी जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या हमारा एग्जीक्यूटिव भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो वहाँ पे ऑब्जर्व करते रहेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 323 को शक्ति देता है संसद को विधि द्वारा स्थापित करने के लिए। अब क्या स्थापित करने के लिए शक्ति देता है? प्रशासनिक अधिकरण, मीन्स की जो ट्रिब्यूनल हमारा बनता है उसी ट्रिब्यूनल को क्या करते हैं? स्थापित करने के लिए, मीन्स की उसका इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए इसको संसद क्या देता है? पावर देता है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 323 क के अकॉर्डिंग ये पावर देता है पार्लियामेंट को। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखिए, उच्चतम न्यायालय में अपील की विशेष इजाज़त हेतु याचिका प्रस्तुत की जाती है। अब ये दोस्तों किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, कौन प्रस्तुत करता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा जाता है भारत का संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत, मीन्स कि यहाँ पे एसएलपी की बात करता है, स्पेशल लीव पिटीशन, जो कि डायरेक्ट आप जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जब आपको अपील करना होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो अपील करने के लिए जो हाई कोर्ट आपको देता है वो एक सर्टिफिकेट देता है। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं राइट दिया गया है, तो वो राइट कहाँ पे आपको दिया गया है? तो दोस्तों वो राइट आपको दिया गया आर्टिकल नंबर 136 में दिया गया, मीन्स कि अनुच्छेद 136 में दिया गया, जिसमें स्पेशल लीव पिटीशन लगा करके हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हैं और अपने राइट को क्या कर सकते हैं? कर्टेल होने से वहाँ पे सेव कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों यहाँ पे दे रहा है, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। भारत के संविधान में यह अधिकार दिया गया। दोस्तों इस प्रकार का अगर राइट दिया गया है तो कहाँ दिया गया है? तो ये जो राइट दिया गया है वो अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत दिया गया। ये दोस्तों हमारा 300 का क क्या है? ये हमारा कभी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, जो कि हमारा संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसको हटा करके और यहाँ पे 300 क के अंतर्गत डाल दिया गया। ये किस संविधान संशोधन से डाला गया दोस्तों? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डाला गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था, उसी 44वां संविधान संशोधन से उठा करके इसको यहाँ पर डाल दिया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको क्या चेंजेस किया गया। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अब दोस्तों इस प्रकार के मैंने बहुत प्रीवियस ईयर में वीडियो बना दिया है कि किसके द्वारा की जाती है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का भी वीडियो बनाया है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का भी मैंने वीडियो बनाया है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में। तो ये जो आपका क्वेश्चन जो होगा इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति होगा। जो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हमारा राष्ट्रपति साहब के द्वारा ही किया जाएगा। और इसका अगर मैं आर्टिकल आपको बता देना चाहता हूं तो आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के आर्टिकल 151 में ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर, मीन्स की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, कैग के बारे में डिफाइन किया गया है। और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। इस 7 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में दिया गया है मूल कर्तव्य नहीं है? अब
किसको मूल कर्तव्य नहीं माना गया। तो दोस्तों इसमें अगर हम सभी ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ किसको मूल कर्तव्य माना गया, किसको मूल कर्तव्य नहीं माना गया। देखिए जैसे ऑप्शन ए यहाँ पर दे रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने हेतु। ऑप्शन सेकंड बात करता है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ये भी है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अछूड़ बनाए रखने के लिए सभी काम करना। डी वाला ऑप्शन देखिए, किसी व्यक्ति विशेष की गरिमा को बनाए रखने हेतु भाईचारे को संजोए रखना। दोस्तों डी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, निगेटिव टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों हमारा डी वाला जो है वो मूल कर्तव्य नहीं है, बाकी ये जो तीनों है ऊपर दिया है ये हमारा मूल कर्तव्य होता है। तो दोस्तों आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर 100 क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो अब 9th नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत यह उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय एवं प्रत्येक उच्च न्यायालय में कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होगी। ये यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है कि किसमें ये बताया गया कि अंग्रेजी भाषा में होगी। तो दोस्तों ये जो हमारे बताने का काम कर रहा है वो आर्टिकल नंबर 348 के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। इसी में कोर्ट के लैंग्वेजेस के बारे में बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम यहाँ पर कवर करते हैं, सिविल प्रक्रिया। देखिए अब सिविल प्रक्रिया आ गया। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपीलीय नहीं है। अब इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्डर है जिसकी हम लोग अपील नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं धारा 24 के अधीन कोई भी ऐसा आदेश होता है जिसको हम लोग अपील नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता के कौन से प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय अपने सक्षम वादी को स्वयं उपसंजात होने का आदेश दे सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, आदेश 10 नियम 4 मीन्स की ऑर्डर 10 और रूल नंबर 4 में ये बातें बताई गई है कि आप उस प्रकार से उपसंजात हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता में एक सिविल न्यायालय उसके समक्ष लंबित कार्यवाहियों में किसी संपत्ति के संबंध में निर्णय से पहले कुर्की का आदेश दे सकता है उन प्रावधानों के अंतर्गत जो अंतर्विष्ट है। अब इसके प्रावधानों के अंतर्गत दोस्तों कौन अंतर्विष्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑर्डर नंबर 38 में ये बातें बताई गई हैं कि अगर इस प्रकार का कोई चीज़ हो रहा है तो उसको ऑर्डर नंबर 38 से हम लोग डील करने वाले हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, वह रायपुर का निवासी है तथा और दिल्ली में निवास करता है और कोलकाता में ब को पीटता है, ब और पर प्रतिकर हेतु वाद ला सकता है। तो दोस्तों ये कहाँ पे वाद ला सकता है, किस प्रकार से ला सकता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। जब आप यूपी पीसीएसजे का भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन था और इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। कोलकाता या दिल्ली में कहीं भी फाल कर सकता है, कहीं भी वो केस कर सकते हैं, क्योंकि जो केस लाता है वो मास्टर ऑफ द सूट का आ जाता है, जो प्लेंटिफ होता है वो मास्टर ऑफ द सूट का आ जाता है, वो कहीं पे भी सूट को ला सकता है। तो यही बात इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आदेश की अपील होगी। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पूछा था किसकी अपील नहीं होगी, अब यहाँ पे पूछता है कि किसकी अपील होगी। तो आदेश 11 मीन्स की ऑर्डर नंबर 41 रूल नंबर 23 के अधीन के आदेश का अपील हो सकता है, इस बारे में ये बताया है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे देखिए, सिविल न्यायालयों की अधिकारिता बाधित की जा सकती है। जो सिविल न्यायालय है उसकी अधिकारिता किसके द्वारा बाधित की जा सकती है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से इसी प्रकार से उसको किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 32 जो सीपीसी का हमारा ऑर्डर नंबर 32 है, नियम 9 इसके रूल 9 के अंतर्गत एक अवयस्क के वाद मित्र को हटाया जा सकता है, कि जो अवयस्क होता है उसका जो वाद मित्र होता है वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी होगा, उपरोक्त में से किसी भी कारण पर हटाया जा सकता है। अब कारण ए देखिए, यदि वाद लंबित रहने के दौरान भारत के भीतर निवास करना छोड़ देता है तब हटाया जा सकता है। सेकंड देखिए, जहां उसका हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल हो जाता है तब हटाया जा सकता है। सी देखिए, जहां वह अपना कर्तव्य नहीं करता है तब हटाया जा सकता है। तो ये जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, मीन्स कि जो ऊपर के तीनों बात बताई गई है तीनों के तीनों बात करेक्ट बताई गई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन एक गार्निसी है। अब गार्निसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि गार्निसी कहाँ दिया है, गार्निसी क्या होता है। तो ये गार्निसी वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये निर्णीत ऋणी का
जो निर्णीत ऋणी का ऋण होता है इसी को हम गार्निसी के नाम से जानते हैं। जब आप बेयर एक्ट में खोल कर देखेंगे तो वहाँ पे इसका प्रोविजन अच्छे से मिलेगा। और गार्निसी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गार्निसी कौन होता है। फिर आउटसाइड द कोर्ट के सेटलमेंट किस सेक्शन में दिया जाए, ये हमारे यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था कि किस सेक्शन में आउटसाइड द सेटलमेंट होता है सीपीसी के, तो सेक्शन 89 वहाँ पे ऑप्शन दिया था और वही करेक्ट आंसर भी था जो हमारा सेक्शन नंबर 89 था। तो इस प्रकार से कभी कभी कोई सेक्शन जो होता है जिसका रेलेवेंसी ज़्यादा हो जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ से वो क्वेश्चन बन जाता है। देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक निर्णय में गठित संबंधी भूल को शुद्ध करवाने हेतु आवेदन किया जा सकता है। अगर किसी प्रकार का कोई भूल हो जा रहा है, कोई मिस्टेक हो जा रहा है, तो कब किया जा सकता है? किसी भी समय पे उस भूल को सुधरवाने के लिए गणितीय संबंधी अगर किसी भी प्रकार का जो कैलकुलेशन से संबंधित हो गया या किसी कोई कलर्कियल मिस्टेक हो जाता है उसको सही करवाने के लिए किसी भी समय हम आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे जो लिमिटेशन दिया है वो लिमिटेशन के अंदर वो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। सरकार के विरुद्ध सिविल वाद करने से पूर्व दिए जाने वाले नोटिस की कालावधि है। इस प्रकार की अगर कोई भी कालावधि है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो 2 मास की यहाँ पे कालावधि के बारे में बात कर रहा है, मीन्स कि 2 मंथ का यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। व्यादेश के लिए डिक्री को प्रवर्तित कराने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधान दिया है। तो ये कहाँ पे दोस्तों प्रावधान दिया गया? तो ये ऑर्डर नंबर 21 और रूल नंबर 32 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। तो ये सभी चीज़ों को आप लोगों ने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया। अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखा है और उसके साथ साथ आपने सीपीसी को देख लिया। तो यहाँ से आपने देख लिया कि कितना वेटेज है किस क्वेश्चन से, मीन्स कि किस सिलेबस से हमारा कितना नंबर क्वेश्चन यहाँ पे टेक किया जा रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। निम्नलिखित कथनों पर चिंतन करें, विचार करें, रीजन हो गया चाहे असर्शन हो गया, यही बात कर रहा है। देखिए जब किसी करार के लिए सहमति असमयक असर से कारित होती है, मीन्स कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से कारित होती है, तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय, मीन्स की वाइडेबिलिटी की बात कर रहा है, जिसकी सम्मति इस प्रकार कराई हुई है। अगर किसी भी प्रकार की किसी की सम्मति कराई होगी तो उससे ये रिलेट कर रहा है। सेकंड, जहां की किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसे तथ्य की बात के बारे में जो करार के लिए मर्मभूत हैं के संबंध में भूल पर हो, वहाँ करार शून्य होता है। अगर इस प्रकार का कराया जाता है तो वो करार यहाँ पे क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसमें सही की बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कथन इसका होगा दोनों के दोनों बात सही कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है। अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस में इस प्रकार से किया जाता है तो वहाँ पे वाइडेबिलिटी की बात की जाती है। तो वही इसी प्रकार से दोनों यहाँ पे जो कथन कहे जा रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये दोनों हमारे ऑप्शन जो थे वो सही थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। यहाँ पे देखिए प्रतिग्रहण की संसूचना, जो प्रतिग्रहण की संसूचना है प्रतिग्रहित के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है। अब इसको कब संपूर्ण माना जाता है कि हाँ जो हमने सूचना दिया था सामने वाले को उसको मिल गया था। तो दोस्तों इसका जब ये करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब वो प्रस्थापक के ज्ञान में आ जाती है, जब कोई बात जिसको हम लोगों ने किया था, जिसको हम लोगों ने प्रपोजल दिया था, उसने एक्सेप्टेंस कर लिया या उसके ज्ञान में आ जाता है, अगर उसको पता चल जाता है, अगर हमने जो लेटर सेंड किया था अगर उसको जानकारी हो जाती है, उस लेटर को खोल लेता है, पढ़ लेता है, तब हम मानते हैं कि इस प्रकार के चीज़ को वो उसने कंसेंट दे दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के। वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना शक्य नहीं है, मीन्स कि निश्चित नहीं किया जा सकता, मीन्स कि उसमें वेग की बात आती है, वो सिचुएटेड नहीं है कि इसमें क्या होगा। तो इसका जो करार होगा दोस्तों वो शून्य होगा, उसको शून्य घोषित किया जाएगा, मीन्स कि वाइड एब इनिशियो होगा, वो शुरुआत से ही शून्य, इस प्रकार के करार को शून्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ऐसा करार जो अप्राप्तव्य से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ हो, अगर इस प्रकार का ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है कि ये क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले वो करेक्ट आंसर शून्य देख लीजिए। और ये बताया क्या गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 24 से लेकर सेक्शन नंबर 30 के बीच में अगर कोई भी इस प्रकार का कोई भी करार होता है तो उसको हम लोग वाइड एब इनिशियो मानते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि वाइड एब इनिशियो कहाँ पे डिफाइन किया गया। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सेक्शन नंबर 24 से लेकर के 30 के बीच में अगर फॉल कर रहा है तो वो आंख बंद करके बिना रिस्क लिए अगर 2-4 एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो आप वहाँ पे वाइड लगा सकते हैं, क्योंकि वाइड ही अक्सर वहाँ पे होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो वाइड ही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 में देखिए यहाँ पे वो जो कि एक पागल है कि बच्चे को जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तु का प्रदाय करता है, और इस प्रकार का क्या कर रहा है दोस्तों, जो करेक्ट आंसर होगा वो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वो की संपत्ति से प्रतिभूति पाने का हकदार होगा। जो वो है
उसकी संपत्ति से वो कंपनसेशन पाने का, प्रतिभूति पाने का वो क्या हो जाता है, हकदार होता है। उसी की बात यहाँ पे कर रहा है। दोस्तों आप यहाँ पे लेवल देखते जाइए किस प्रकार से छत्तीसगढ़ जुडिशरी अपना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे लेवल को अंडरस्टैंड करिए और उसी लेवल के अकॉर्डिंग आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए कि हाँ इंडेक्स बेस्ड ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कि हमारा ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, कि हमारा क्या कहते हैं एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। उन सभी चीज़ों को आप एनालिसिस करिए यहाँ पे और जा करके आप अपना पढ़ाई उसी स्पीड से करिए जिस स्पीड से ये मांग रहा है एग्जामिनेशन इनका। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, वह प्रतिभूति जिसका विस्तार समव्यवहारों की किसी आवली पर हो कहलाती है, उसको क्या कहा जाता है। 26 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला आपका करेक्ट आंसर होने वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसको पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। उपनिहिती वह व्यक्ति होता है। अब उपनिहिती हम लोग किसको कहते हैं, उपनिहिती किसको कहते हैं, जिसको माल परिदत्त किया जाता है उसी को हम लोग उपनिहिती के नाम से जानते हैं। दोस्तों मैं आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। दरअसल ये हिंदी का हमको PDF ही मिल पा रहा है, हमारे पास जो मैंने जो मटेरियल लिया है वो हिंदी का ही मिल पा रहा है। अगर इंग्लिश का मिलता तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर इंग्लिश का लेकर के आता, लेकिन थोड़ी सी आप लोग मेरी भी मजबूरी समझिए कि जो हिंदी में मिल रहा है बस आप लोग इसको ध्यान में रखिए। हाँ आप लोग कोरिलेट तो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोरिलेट तो कर ही लेते होंगे ना कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो लगातार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा है, CPC पढ़ रहा है, CRPC पढ़ रहा है, उसको समझ में आ जाता होगा कि हाँ ये कहाँ से क्वेश्चन को टेकअप किया गया। वहाँ से आप जाइए बेयर एक्ट में खोल करके उसको मार्क कर लीजिए कि हाँ ये हमारे CJ के लिए इंपॉर्टेंट है, मीन्स कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं। देखिए 28 में क्या बात कर रहा है, जहां की सप्रतिभूति हो वहां लेनदार द्वारा उनमें से एक की निर्मुक्ति की जाती है। तो 28 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अन्य को उन्मोचित नहीं करती है, मीन्स कि अन्य लोगों को ये छोड़ नहीं सकता है, अन्य लोगों को यहाँ पे छोड़ने की कोई बात नहीं की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कपट नहीं है। अब इसमें से पूछ रहा है कि दोस्तों कौन सा कपट नहीं है, तो इसका पहले हम ऑप्शन देख रहे हैं, किसी तथ्य का सक्रिय छिपाया जाना। दूसरा ऑप्शन, कोई वचन जो उसका पालन करने इसके आशय के बिना कर दिया गया हो। तीसरा, कोई बात सत्य नहीं है तथा उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना जो ये विश्वास नहीं करने की वह सत्य है। बिना जाने की प्रतिनिधित्व तो सत्य नहीं है, ईमानदारी से उसे सत्य मानना। दोस्तों जो इसका 29 का करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे यही बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। देखिए अब हमारा जो 3 अभी मेन एक्ट से हमारा क्वेश्चन पूछ लिया गया। पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया, फिर CPC से क्वेश्चन पूछा गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट से हमारा क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए हमारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जा रहा है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं कि कितना हमारा वेटेज है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से कितने क्वेश्चन नंबर हमसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्राक्रम में लिखित मीन्स की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम 1881 की धारा 21 के अंतर्गत दर्शन पर का क्या अर्थ है। तो जो दर्शन पर का दोस्तों अर्थ है वो बी है, मांग किए जाने पर इससे रिलेटेड है। जब हम आपके लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अलग से क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा मैं इसके इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा आपके लिए सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसमें अगर कोई चीज़ हमको प्रोविज़न लगता है कि नहीं ये प्रोविज़न आपको बता देना चाहिए, अगर वो CPC से रिलेट करता है तो CPC से मैं को रिलेट करके बताऊंगा, अगर CRPC से को रिलेट होगा तो उससे मैं को रिलेट करके बताने का मैं आपको 100% कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते हैं। ये भी हमारा जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही है। यहाँ पर देखिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम में लिखित जिसका अर्थान्वयन वचन पत्र अथवा विनिमय पत्र के रूप में हो सकता है वह कहा जाता है। तो दोस्तों उसको कहा जाता है संदिग्ध लिखित, संदिग्धार्थी लिखित उसको कहा जाता है। मीन्स कि किसी भी प्रकार का उसमें अगर कोल्यूजन किया जा रहा है, किसी भी प्रकार का फ्रॉड करने की बात की जा रही है तो वो संदिग्ध हो जाता है, तो उसको संदिग्ध मीन्स कि संदिग्ध इंस्ट्रूमेंट के नाम से उसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं। देखिए उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। पराक्रम लिखित मीन्स की जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अब दोस्तों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो किस प्रकार का अपराध होता है, तो वो समनीय अपराध होता है। जो अपराध होता है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का वो हमारा समनीय अपराध होता है, और उसी अपराध के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करते हैं। एक वचन पत्र में संदाय की जाने वाली धनराशि, जो एक वचन पत्र होता है उसमें हम लोग कितने प्रकार की धनराशि को संदाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। निश्चित होना आवश्यक होता है। अगर हमको किसी को भी अगर
चेक से हमको पेमेंट करना है, तो क्या हमें पता होना तो चाहिए ना कि हमको सामने वाले को क्या रुपया पे करना है। पता चले कि वो कह रहा है पे कर दो, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम कहें कि हम 50 रुपये का चेक काट दें, हम 100 रुपये का चेक काट दें। अरे भाई, एक अमाउंट होना चाहिए, उसी अमाउंट को निश्चित होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करते हैं, जो कि ये भी हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से ही है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, निगेटिव वे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो इसमें जो चेक की बात कर रहा है, चेक किसी विनिर्दिष्ट बैंक पर लिखा गया विनिमय पत्र है। सेकंड बात कर रहा है, चेक में इसका इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप शामिल है, गलत बात है। सी कर रहा है, चेक में खंडित चेक को इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति शामिल है। फिर डी कर रहा है, चेक में खंडित चेक को इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति शामिल नहीं है। तो दोस्तों, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 34 का, वो डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये ए बी सी तीनों के तीनों गलत आंसर है। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। वे दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रीकरण वैकल्पिक है वर्णित किए गए, ये किसमें किया गया है कि हाँ, अगर उनका रजिस्ट्रेशन किया गया तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं किया गया तो भी अच्छी बात है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत ये बात बताया गया है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो भी सही है, अगर रजिस्ट्रेशन ना करवाते हैं तो भी सही है। जैसे कि हम लोग रजिस्ट्रेशन, जब इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे, जब रजिस्ट्रेशन अधिनियम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम इसको डील करने वाले। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। यदि रजिस्ट्रीकरण के लिए उपदेश किया गया दस्तावेज ऐसी भाषा में है जिसे रजिस्ट्रीकर्ता नहीं समझता है और जो कि जिले में सामान्यतः प्रयुक्त नहीं की जाती है, तो वह क्या होगा। जो दोस्तों 36 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला होगा। ए वाले में क्या बता रहा है, जब तक कि उसे जिले में सामान्यतः प्रयुक्त की जाने वाली भाषा में सही अनुवाद और उसकी सही प्रति उसके साथ नहीं हो, उस दस्तावेज का रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार कर देगा। तो इस प्रकार से उसको रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर दिया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 में देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में फोटोग्राफ इत्यादि को अनिवार्य रूप से चिपकाए हेतु प्रावधान अतः स्थापित किया गया है। अगर इस प्रकार का कोई प्रोविज़न किया गया है कि उसमें आपको फोटोग्राफ्स को आपको एफिक्स करना है, तो वो उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिखा है, रजिस्ट्रीकरण एवं अन्य संबंधित विधियां संशोधन अधिनियम 2001 से ये संबंधित है कि क्या उसमें फोटोग्राफ्स सटाना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा, उसमें क्या मैंडेटरी रहेगा कि नहीं रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बात जो हमारा अमेंडमेंट है किया गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट में 2021 का, उसी से ये संबंधित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 में एक बात कर रहा है, एक इच्छा पत्र को रजिस्ट्रीकृत हेतु उपस्थित किया जा सकता है। अगर कोई विल है, कोई इच्छा पत्र है, अगर उसको करना है तो उसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो डी वाला आंसर होगा। किसी भी समय, जैसे निष्पादन की तारीख से 4 माह के भीतर, निष्पादन की तारीख से 1 माह के भीतर, निष्पादन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर, किसी भी समय वो किया जा सकता है। 38 का हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं। 39 में बात कर रहा है, रजिस्ट्रीकरण एवं अन्य संबंधी विधियां संशोधन अधिनियम 2001 के पश्चात रजिस्ट्रीकरण अधिनियम द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित और रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे निगेटिव वे में क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी की बात कर रहा है, वही सही नहीं है। सी में कह रहा है, यह संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 क मीन्स की जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो 53 क के प्रयोजनों के लिए संविदा के भागतः पालन का मीन्स की जो पार्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, भागतः पालन की साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है। उसी से ये रिलेटेड जब हम लोग पार्ट परफॉर्मेंस पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो वहीं पे ये बात लिखी गई है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 को यहाँ पर देखिए, दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय फीस नियत की जाती है। अगर उसके लिए कोई फीस नियत की जाती है तो वो किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों ये राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार का फीस वहाँ पे इम्पोज किया जा सकता है, उसी के द्वारा ये फीस लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 में वर्णित फीसों को कम करने की शक्ति निहित है। अभी फीस को कम करने की शक्ति दोस्तों किसके पास निहित है, उपरोक्त में से किसी के पास नहीं है, ना उच्च न्यायालय के पास, ना उप रजिस्ट्रार के पास, ना जिला न्यायाधीश के पास। ये जो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है और उस कम भी करना होगा तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा, अन्यथा किसी के द्वारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात हम करते हैं, जहां किसी वाद में दो या अधिक सुभिन्न विषय समाविष्ट हैं वहां वाद पत्र पारभर्य होंगे। मीन्स कि वो किसके ऊपर निर्भर होंगे, तो 42 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो रहा है वो आपका यहाँ पे ए वाला करेक्ट आंसर हो रहा है। ऐसे विषयों में
ऐसे विषयों में से हर एक पर अलग अलग समावेश करने वाले वादों में वाद पत्र पर दायी फीसों के योग की रकम से, मीन्स की जो फीस का जो रकम होगा उसी रकम के जो हम लोग रकम देते हैं उसी से रिलेटेड ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब जो 43 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो बी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए निगेटिव पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है? तो भावी भरण पोषण का अधिकार आंतरित किया जा सकता है। जो भावी भरण पोषण का अधिकार होता है उसी को यहाँ पे अंतरण किया जा सकता है, उसके अलावा किसी को भी अंतरण मीन्स कि किसी को भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। 44 देखिए, यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो, अगर उसको ग्रहण करने से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों ये दान क्या हो जाता है? तो दान शून्य हो जाता है। आपको पहले ही पता है जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं, जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में साफ साफ लिखा है अगर वो मर जाता है तो दान क्या हो जाता है? शून्य होगा। भाई उसके पास दाने नहीं पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। एक पट्टादार अपने पट्टाकर्ता से पट्टाकृत संपत्ति का नया पट्टा वर्तमान पट्टे के चालू रहने के दौरान प्रभावी होने के लिए प्राधिकृत करता है, यह क्या कहलाएगा? तो जो 45 वाला आपका करेक्ट आंसर है वो ए वाला आपका करेक्ट आंसर है। और इसमें लिखा है पूर्वोक्त पट्टे का विवक्षण अभ्यर्पण है, जो कि जो पहले का पट्टा हो चुका है उसी से रिलेटेड ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात करते हैं। अस्थावर संपत्ति हर एक ऐसा अंतरण जो कि अंतरण के लेनदार को विफल करने के लेनदारों को विफल करने के आशय से किया गया। तो दोस्तों जो 46 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा, शून्यकरणीय होगा। इस प्रकार का अगर किया जाता तो शून्यकरणीय होगा। ऐसे किसी भी लेनदार के विकल्प पर जिसे इस प्रकार विफल किया गया हो तो ये माना जाएगा कि ये इस प्रकार का क्या हो जाता है? वॉइडेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 47 में कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी सहमति बिना अस्थावर संपत्ति से विधि के सामान्य अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए तो वह कब्जा प्रत्युद्धरण हेतु विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत वाद द्वारा प्रस्तुत कर सकता है। तो 47 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 मास के भीतर इसको किया जा सकता है। अगर कोई भी किसी को भी बेकब्जा कर दिया तो 6 मास के भीतर उसको किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करते हैं। 48 में देखिए, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो 48 वाला आपका करेक्ट आंसर है, 48 वाले में से ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यह धारा एक व्यक्ति को संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से वर्जित कर सकती है। तो ये इस प्रकार की बात की जा रही है कि वाद लाने से ही वर्जित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। संविदाएं जिनका विनिर्दिष्ट परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है उल्लेखित है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 49 में ये बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 49 की, तो दोस्तों 49 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये धारा से रिलेटेड बात कर रहा है और ये धारा 14 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। अभी जब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, चाहे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, चाहे रजिस्ट्रेशन एक्ट का, चाहे कोर्ट फीस एक्ट का, मैं अलग से सेपरेट आप लोगों के लिए MCQ सेशन लेके आऊँगा, वहाँ से आपका जो भी चीज़ होगा वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। उस वाद के विषय में जो परिसीमा के विहित काल के 3 दिन के पश्चात संस्थित किया गया विधिक स्थिति क्या होगी? तो उस प्रकार की जो उसकी विधिक स्थिति होगी, जो उसकी लीगल कैपेसिटी वो क्या होगी? वो डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। वाद खारिज कर दिया जाएगा। अगर इस प्रकार से किया जाएगा तो उसके वाद को क्या किया जाएगा? खारिज कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। जहाँ की किसी आवेदन के लिए विहित काल का अवसान किसी अवकाश के दिन हो रहा है तो वहाँ आवेदन होगा। तो जो 51 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। उस दिन किया जा सकता है जिस दिन न्यायालय फिर खुले। अगर न्यायालय जिस दिन बंद हो जाता है, अगर उसी दिन आपका लिमिटेशन पीरियड रहता है तो आपका जो नेक्स्ट वर्किंग डे होता है उसी को आपका नेक्स्ट वर्किंग डे मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। परिसीमा अवधि के अधिनियम के अंतर्गत, मीन्स की जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय द्वारा निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की परिसीमन अवधि क्या होगी? मीन्स कि यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड की बात कर रहा है कि अगर इस प्रकार का है तो लिमिटेशन पीरियड क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे होगा इस कैटेगरी में तो वो 30 दिन का आपका लिमिटेशन पीरियड हो सकता है। उसी की बात यहाँ पे कर रहा है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 के। क्वेश्चन नंबर 53 में बताया जा रहा है कि जो लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत मिताक्षरा विधि से संबंधित हिंदू द्वारा उस अन्य संक्रामण को जो उसके पिता ने पैतृक संपत्ति का किया था अपास्त कराने के लिए वाद प्रस्तुत करने का परिसीमा का चलाना प्रारंभ होता है। ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो इसका 53 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है।
अन्य संक्रामित संपत्ति का कब्जा ले लेता है, तब उसको इस प्रकार से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करते हैं। 54 में दे रहा है कि परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत गलत मिथ्या बंदीकरण के निमित्त प्रतिकर के लिए वाद प्रस्तुत करने का परिसीमन काल चलाना प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों ये कब हो जाता है? तो 54 नंबर आपका था। 54 का दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। और ए वाले में क्या बता रहा है? जब बंदीकरण का अंतरण हो जाता है तब ये इस प्रकार का किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात करते हैं। 55 में आपका परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत उपशमन को आपास्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की परिसीमन अवधि है। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसके करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला होगा। वो यहाँ पे जो अवधि दिया जा रहा है वो 60 दिन का अवधि दिया जा रहा है और यही हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो किसी संपत्ति का विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग करने का अधिकार रखते हुए उसे अन्य प्रयोजनों के लिए दुरुपयोजन कर ले, वाद प्रस्तुत करने का परिसीमन काल चलाना प्रारंभ हो जाता है। तब इसको क्या कहते हैं दोस्तों? जो 56 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे बी हो जाएगा। एक छत व्यक्ति का दुरुपयोजन पहली बार ज्ञात हो जाता है। मीन्स कि अगर इस प्रकार से किया जाता है तो वो ज्ञात हो जाता है कि नहीं ये बार बार इस प्रकार से कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 की हम बात करते हैं। धारा 22 छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम निम्न को रोजगार देना प्रतिबंधित करती है। अब किसको रोजगार देना यहाँ पे प्रतिबंधित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष व्यक्ति को व महिलाओं को यहाँ पे रोजगार देना वो खत्म कर देता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध अधिनियम के अनुसरण में किए गए कार्य के संबंध में वाद संस्थित करने की परिसीमा है। अब वाद जो लाया जा सकता है ये कितने दिनों के अंदर लाया जा सकता है? तो जो इसका लिमिटेशन पीरियड है वो 6 मास में, मीन्स की पदावधि कार्य की तारीख से 6 मास के भीतर वाद लाया जा सकता है। यही इसका एक लिमिटेशन पीरियड के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 के हम बारे में बात कर रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा विनिर्दिष्ट की गई देसी मंदिर को, मीन्स की देसी मदिरा को कब्जे में रखने की प्रतिगृहस्थी अधिकतम सीमा कम करने की शक्ति है। किसके अंदर दोस्तों ये शक्ति है? तो जो हमारा 59 का करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, वो ग्राम सभा का होगा। अगर इस प्रकार का कोई चीज़ है तो उसको ग्राम सभा कम कर सकता है, खत्म कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपील प्राधिकारी द्वारा धारा 47 ख के अधीन पारित किए गए अंतिम आदेश से व्यथित अपील का पक्षकार पुनर्निरीक्षण के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा याचिका प्रस्तुत कर सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, वो सेशन न्यायालय को इस प्रकार से याचिका प्रस्तुत कर सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। 61 में यहाँ पर दे रहा है कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत कृषि वर्ष से अभिप्राय। अब कृषि वर्ष से दोस्तों क्या अभिप्राय है? किसको हम लोग कृषि वर्ष के रूप में मनाते हैं, किसको कृषि वर्ष के रूप में देखते हैं? तो जुलाई के प्रथम दिवस या ऐसी श्रेणी या अन्य तारीख जिसे राज्य सरकार नियत करे या प्रारंभ होने वाले वर्ष से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग छत्तीसगढ़ भू राजस्व के अंतर्गत कृषि वर्ष इसी को हम लोग कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, जब बंदोबस्त संक्रियाएं बंद कर दी जावे तो बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष उस समय विचारणीय समस्त आवेदन तथा कार्यवाहियाँ होगी। जो दोस्तों 62 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 62 का यहाँ पे कलेक्टर को हस्तांतरित कर दी जाएगी। अगर इस प्रकार का कोई चीज़ है तो वो कलेक्टर को हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो दोस्तों आपको बड़े ध्यान से इनका जो लोकल लॉ है, जो इनका माइनर लॉ है, जो इसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को थोड़ा हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन जो इनका पूछने का लेवल है, ये क्या सेक्शन बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उन सभी चीज़ों को एनालिसिस करके ही हम यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इनका भी पेपर का जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा खतरनाक है। किसके वजह से खतरनाक हो जा रहा है? जो ये इनके पास जो 7-8 जो लॉ आ जा रहे हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन आ जा रहा है, कोर्ट फीस एक्ट आ जा रहा है, इनका अपना लोकल लॉ आ जा रहा है, रेंट कंट्रोल एक्ट आ जा रहा है, उससे ये थोड़ा सा
दिक्कत काश कर देगा। जो यूपी से लोग पेपर देने जाएंगे, जो बिहार से लोग पेपर देने जाएंगे, जो अन्य राज्यों से देने जाएंगे, जो छत्तीसगढ़ वाले हैं वो तो इसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा पढ़े ही होंगे, लेकिन उन लोगों को भी दिक्कत होती है। इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि हमारे ये रेगुलर सब्जेक्ट का तो हिस्सा होता नहीं है, उसीलिए सबके लिए ये थोड़ा सा दिक्कत काश करता है। तो यहाँ पर फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 63, ग्रामों के बीच समस्याओं के बारे में विवादों का विनिश्चय किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा विनिश्चय किया जाएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ये उपखंड अधिकारी के द्वारा इस प्रकार का विखंडन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। एक भूस्वामी जो विधि के समय का अनुक्रम से अन्यथा भूमि के कब्जेदार कर दिया गया, कब्जा वापस दिलाने हेतु आवेदन कर सकता है। किस प्रकार से आवेदन कर सकता है? 64 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तहसीलदार को यहाँ पे आवेदन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। जहां स्थावर संपत्ति का विक्रय छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता का अध्याय 11 के अंतर्गत किया जाता है और ऐसा विक्रय पूर्ण हो गया वहाँ संपत्ति क्रेता व अन्य या उस समय से निहित हो गई है समझी जाएगी। तो 65 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो वो डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय में जबकि उसको विक्रय किया गया हो तभी उसको ये माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 66 में बात कर रहा है छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी मानव भाड़ा मीन्स की मानक भाड़ा, जो एक मानक भाड़ा तय कर दिया। मानक भाड़ा नियत करते समय यह तारीख विनिर्दिष्ट करेगा कि जिस तारीख से मानक भाड़ा प्रभावशाली हुआ समझा जाएगा, परंतु इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से। अब ये कौन सी तारीख दिया गया उसी तारीख के बारे में बात कर रहा है। जो दोस्तों 66 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे ए वाला करेक्ट आंसर होगा। आवेदन फाइल किए जाने की तारीख के पूर्ववर्ती 30 दिन के पूर्व की नहीं होगी, मीन्स की 30 दिन से पूर्व की नहीं होगी, मीन्स की 30 दिन से पहले यहाँ पे नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 67 को हम देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 23 क के अंतर्गत बेदखली के लिए की गई प्रार्थना का प्रतिवाद करने की अनुमति हेतु अभिधारी को आवेदन करना होगा। किस प्रकार का आवेदन करना होगा? क्या आवेदन करना होगा? तो 67 का जो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे लिखा है समन की तामील की तामील से 15 दिन के भीतर इस प्रकार का किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। 68 में दे रहा है छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 सब क्लॉज 1 एफ के अधीन पारित किए गए आदेश के अनुसरण में किसी स्थान का कब्जा अभिप्राप्त करने की तारीख से उसे भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना पुनः भाड़े पर नहीं दिया जा सकता है। अगर एक बार भाड़े पर दिया जा रहा है तो उसको पुनः भाड़े पर नहीं दिया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 68 का दोस्तों होगा बी होगा। 2 वर्ष की अवधि तक उसको दोहरा करके किसी को भाड़े पर नहीं दिया जाएगा अगर एक बार किसी को दिया गया है तो। क्वेश्चन नंबर 69 की हम बात करते हैं। यदि भूस्वामी द्वारा जीना सीढ़ी पर प्रकाश व्यवस्था बंद कर दी गई है तो अभिधारी छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 38 के उल्लंघन का शिकायत करने हेतु आवेदन कर सकता है। अगर मान लीजिए कि हम किसी को रखे हैं, अगर उसको हम सीढ़ी पे जाने के लिए मना कर दे रहे हैं, मीन्स कि उसके फैसिलिटीज़ को हम रोक दे रहे हैं, तो किसके पास जा करके वो कंप्लेन कर सकता है? भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी को वहाँ पे वो कंप्लेन कर सकता है कि हमने भाड़ा भी, मैं उनको रेंट भी पे कर रहा हूँ और वो इस प्रकार से हमारे ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से उनका मन कर रहा है उस प्रकार से रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो ये गलत बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। एक अधिकारी जो छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम धारा 12 सब क्लॉज 1 बी के उल्लंघन में स्थान के किसी भाग को पुनः किराए पर देता है वह दंडनीय होगा। अगर वो इस प्रकार का कर रहा है तो किस प्रकार का दंडनीय होगा? दोस्तों जो 70 नंबर का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 70 नंबर का वो यहाँ पे आपका बी वाला होगा। अर्थदंड से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा उसी से वो दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा स्थान सही नहीं है? तो कौन सा इसमें से स्थान सही नहीं है? जो 71 है, 71 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पट्टा के अंतर्गत उपपट्टा नहीं होता है। अगर एक बार आपने पट्टा किया है तो उसी जमीन को आप उपपट्टा मीन्स कि किसी दूसरे को फिर से पुनः पट्टा नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से जिसमें दंडनीय अपराध समनीय नहीं, कौन सा अपराध जो है कि जो दंडनीय है और साथ साथ समनीय नहीं है? तो 72 का आपका दोस्तों करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। धारा 326 की बात कर रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा की जा सकती है। अब किसकी उद्घोषणा की जाएगी, किसके द्वारा उद्घोषणा की जाएगी? तो उपरोक्त एक अभियुक्त के विरुद्ध, एक प्रतिभूति के विरुद्ध और एक साक्षी के विरुद्ध भी उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर किया जा सकता है, उसका उद्घोषणा किया जा सकता है, जो कि हमारे CRPC से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं।
यहाँ पे दे रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के अंतर्गत संपत्ति को कुर्क किए जाने के आदेश पारित किया जा सकता है। अब 74 के अंतर्गत संपत्ति को कुर्क किसके द्वारा किया जा सकता है, तो धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा के प्रकाशन के पश्चात उसको कुर्क किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 74 में यही बात बताई जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 75 को हम देखते हैं। यहाँ पे 75 को देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन से किसी निर्णय में अब उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए हों, लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय उनमें से कोई भी परिवर्तन किया जाना बाधित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। धारा 362 के अंतर्गत इस प्रकार से बताया गया कि अगर आप कब उसको सिर्फ उसमें कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई भी अगर उसमें लिपिकीय गलती हो रही है तब कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं जजमेंट होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के दौरान कौन से प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय प्रतिकर का आदेश दे सकता है। अब प्रतिकर देने का आदेश किसके द्वारा किया जा सकता है, तो जो 76 का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी में प्रतिकर 357 में बताया गया है कि जो विक्टिम कंपनसेशन होता है उसी को दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन वापस लेने के प्रावधान अंतर्गत है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 77 है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। धारा 321 में इस प्रकार की बातें बताई गई। क्वेश्चन नंबर 78 की हम बात करते हैं। 78 में क्या दिया है, तो देखिए दंड प्रक्रिया संहिता में संज्ञान लेने में मूल क्षेत्राधिकारिता निहित है एक मजिस्ट्रेट में। इसका जो 78 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो भी कॉग्निजेंस लेगा वो मजिस्ट्रेट के द्वारा ही कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। 79 को हम यहाँ पर देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त की उपस्थिति में कतिपय परिस्थिति में साक्ष्य अभिलिखित किया जाना अनुमत है। ये किस धारा में बताया गया, तो 79 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। धारा 299 के अंतर्गत बताया गया जिसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के बारे में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। केवल अर्थदंड से दंडित अपराध के संज्ञान लेने के लिए परिसीमन अवधि है। अब ये क्या इसका लिमिटेशन पीरियड दिया गया, तो 280 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 6 वर्ष आपका यहाँ पे दिया गया है। मीन्स की सेक्शन नंबर 70 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि उसके संपत्ति को बेच करके वहाँ पे लिवाई किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 81 की हम बात करते हैं। यहाँ पे मजिस्ट्रेट यह तथ्य साबित होने पर कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आदेश दिया गया है जाड़ता की दशा में रह रही है, तो उस प्रकार क्या किया जाएगा। 81 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी वाला करेक्ट आंसर होगा। मासिक भत्ते के आदेश को रद्द कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का कोई चीज़ है तो मासिक भत्ता जो उसको दिया जा रहा है, जो इसको एलुमनी दिया जा रहा है, उसको रद्द किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। निम्न में से किस अपराध की तैयारी दंडनीय है। अगर किसी प्रकार का अपराध किया जा रहा है तो उसकी इसमें दंडनीय है। तो जो डकैती करने के लिए किया जा रहा है, जो प्रिपरेशन किया जा रहा है, इसमें उसका प्रिपरेशन भी क्या होता है, पनिशेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। और यह जानते हुए कि ब ने डकैती की है, ब को वैध दंड से प्राधिकृत प्रछिंदित करने के लिए जानते हुए छिपा लेता है। मीन्स कि यहाँ पे दोस्तों हार्बरिंग की बात आ रही है, जो कि सेक्शन नंबर हमारा 52A में डिफाइन किया गया। हार्बरिंग कर लेता है मीन्स कि उनको यहाँ पे छिपा लेता है। देखिए वो आजीवन कारावास से दंडित है, इसलिए और 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से दंडनीय अथवा जुर्माने से भी दंडनीय है। यह दृष्टांत कौन से अपराध में को स्पष्ट करता है। तो जो 83 नंबर का क्वेश्चन है, 83 नंबर का क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सी होगा। एक अपराधी के संश्रय देने का, मीन्स कि उसको हार्बर देने का वो ऑफेंस कर रहा है, मीन्स कि सेक्शन नंबर 52A में इंडियन पिनल कोड में डिफाइन किया गया। तो दोस्तों आप यहाँ से गेस कर सकते हैं कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। क्या इंडेक्स बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो जी हाँ इंडेक्स बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो और हमें इंडेक्स पे कमांड करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। सिविल वाद चलाने के उपरांत रहने के लिए ब को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से ब के घर को जलाने की धमकी और देता है और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तो दोषी होगा। तो जो 84 नंबर का क्वेश्चन होगा इसका करेक्ट आंसर ए होगा, वो आपराधिक अभितरास का यहाँ पे दोषी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की हम बात करते हैं।
तो दोस्तों 85 में दिया, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु कारित करने तक होता है यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोजन का अवसर आता है। तो वो कहाँ पे होगा? क्वेश्चन नंबर 85 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका बी वाला होगा। बलात्संग करने के आशय से अगर किया जा रहा है हमला, उसमें आप उसका मृत्यु भी कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की यहाँ पे। और जिला न्यायाधीश द्वारा निकाले गए समन के पालन में उस जिला न्यायाधीश के समक्ष साक्षी के रूप में उपसंजात होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उपसंजात होने में शासय लोप करता है और ने भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में परिभाषित अपराध किया है? अगर इस प्रकार का किया है तो कौन सा अपराध किया? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा धारा 174 के अंतर्गत उन्होंने ऑफेंस किया है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। और एक मार्ग में जिसे होकर जाने का व का अधिकार है, सद्भावना पूर्वक यह विश्वास न करते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है, व जाने से तदनुसार रोक दिया जाता है और ने अपराध कारित किया। तो उसको किस प्रकार का अपराध कारित किया है? तो दोस्तों यहाँ पे जो होगा सदोष अवरोध का जो अपराध होता है, तो उसी का अपराध का यहाँ पे उसने अपराध कारित किया। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख की उपधारा 1 में प्रयोजन के लिए दहेज का वही अर्थ है जैसा कि धारा क्वेश्चन नंबर 88 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, दहेज निषेध अधिनियम में है। जिस प्रकार से दहेज निषेध अधिनियम में बताया गया उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता में हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानव वध के अपराध हेतु दंड का प्रावधान है। तो दंड का यह प्रावधान कहा गया है 89 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा सी होगा, धारा 304 में दिया गया है। ये इस प्रकार का जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का पनिशमेंट है वो 304 में दिया गया। अब 90 नंबर, भारतीय दंड संहिता की धारा 160 के अंतर्गत दंगा करने के आशय से अपराधी मीन्स की कितने वर्ष की इसमें सजा, अधिकतम कारावास की सजा क्या होगी? तो जो 90 का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा, 1 माह के कारावास के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव गठित होता है। तो 91 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, 5 से अधिक व्यक्तियों में से। क्वेश्चन नंबर 92 की हम बात करते हैं। और एक संदूक तोड़ता है, आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है, परंतु संदूक को खोलने के पश्चात पता चलता है कि उसमें कोई भी आभूषण नहीं है और दोषी है। तो यहाँ पे 92 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ए वाला होगा। आप चोरी करने का प्रयत्न का दोषी है। सेक्शन नंबर 511 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो इलस्ट्रेशन दिया है तो उसी इलस्ट्रेशन से ये क्वेश्चन बना है। आप कोडिफाई भी आप वहाँ से कोरिलेट करके देख सकते हैं कि हाँ, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हाँ किस प्रकार से ये इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। और ऐसा अपेक्षा के लिए व पर वाद लाता है जो व ने उसे युक्त रूप से अनुपयोग गाड़ी भाड़े पर देने की है जिसको उसको क्षति पहुंची हुई है। यह तथ्य है कि वह उस गाड़ी के बारे में जिन्हें वह भाड़े पर देता है अभ्यस्तः अपेक्षितवान था। तो जो 93 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा, वो विसंगत है। इस प्रकार का अगर कोई चीज़ किया जा रहा है तो वो विसंगत माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की हम बात करते हैं। और वह को यह सूचना देता है कि उसने 100 से सुना है कि दो ने कुछ समय पूर्व यह की हत्या कर दी है। वो की साक्षी के रूप में न्यायालय में कथन माने जाएंगे। तो जो ये कथन माने जाएंगे तो ये माने जाएगी सुनी सुनाई बातें, मीन्स की हियर से एविडेंस है और हियर से एविडेंस का ज़्यादा रोल होता नहीं कोर्ट ऑफ लॉ में। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय उचित अभिरक्षा में पेश किए गए दस्तावेज के निष्पादन के संबंध में उपधारणा करेगा जब दस्तावेज हो। किस प्रकार का दस्तावेज हो, कब उपधारणा करेगा? जो 95 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 3 वर्ष पुराना अगर होता है तो उसको मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 का प्रावधान है। तो जो 96 का जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो धर्मज की उपधारणा हेतु धारा 192 में यहाँ पे बताया गया है कि मीन्स की जो बच्चा है 280 दिन के भीतर अगर पैदा होता है, लेजिटिमेसी से रिलेटेड सवाल है और यहाँ पे उपधारणा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। और सासे ब को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि अमुक भूमि उसी की है और ब को उसे क्रय करने के उत्प्रेरित करता है। तत्पश्चात भूमि अ की संपत्ति हो जाती है, परंतु अ इस आधार पर कि विक्रय के समय उसमें हक नहीं था, विक्रय आपास्त कराने की इप्सा करता है। अ को अपने हक का अभाव साबित नहीं करने दिया जाता। दृष्टांत समझाया। अब ये कौन सा दृष्टांत है? जो 97 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो विबंधन के संबंध को बताता है, मीन्स की रूल ऑफ स्टॉपेल को यहाँ पे बताता है, विबंधन का जो संबंध है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। और एक मृत व्यक्ति की विल का निष्पादन हेतु उस विधि को
जो चीज़ वस्तु को विल के अनुसार विभाजित करने के लिए उसको निर्देश देता है, बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस चीज़ वस्तु को आपात उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट कर लेता है और दोषी होगा। तो जो 98 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला होगा, आपराधिक न्यायभंग का उसको दोषी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की हम बात करते हैं। शाश्वतता के विरुद्ध नियम अंतर्निहित है। जो शाश्वतता जो परपेचुटी की नियम निहित है उसका करेक्ट आंसर सी होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का दोस्तों, और जो 2012 का जो लास्ट क्वेश्चन है यूपी क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी का, वो 100 वाला है, जहाँ की किसी संविदा में किसी निश्चित कार्य को करने का सकारात्मक कार्य और उसके साथ ही किसी निश्चित कार्य को न करने का नकारात्मक कार्य समाविष्ट है, वहाँ यदि न्यायालय सकारात्मक करार का विनिर्दिष्ट पालन विश्वास करने में असमर्थ है तो भी न्यायालय नकारात्मक करार पालन को व्यादेश अनुदत्त कर सकता है। यह प्रावधान निर्धारित है। तो दोस्तों जो 100 का करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों इसका आप आंसर की भी यहाँ से देख सकते हैं, जो कि आंसर की मैंने यहाँ से आपको दिखा दिया है। आंसर की, इसी आंसर की से मैंने भी आपको यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे शो किया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये था हमारा जो सेशन था वो खत्म हो गया। अब 2014 का जो पेपर है वो आपके सामने बहुत ही जल्दी 2014 का भी पेपर आने वाला है, 2016 का भी पेपर आने वाले हैं, मीन्स कि 2020 तक के सभी पेपर आएंगे। और साथ साथ बीच में मैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का हो गया या फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट का हो गया या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का हो गया, इससे रिलेटेड जो भी MCQ बन रहे हैं, जो भी इनके इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सभी चीज़ों को मैं आपके सामने धीरे धीरे दोस्तों करके मैं आपके सामने रख दूंगा, जिससे कि आपको अपने प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन तो दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड या अभी जो उत्तराखंड का जो वैकेंसी आने वाला है उससे रिलेटेड अगर कोई भी मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ तो आपको आसानी से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।